हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव एजुकेशन हब पे। मित्रों, आगामी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए यानी कि जो आपका एसएससी जीडी हो गया, केवीएस हो गया और आपका सीटेट हो गया, इन तीनों परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस हिंदी का सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें आपको 30 प्रश्न फटाफट तरीके से कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका इस सेशन को। तो आपका पहला प्रश्न है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका वर्णमाला। वर्णों को समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी। छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजक हैं? ऑप्शन आपके हैं संयुक्त व्यंजक, उसमें व्यंजक, तवर्गीय या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजक, क्योंकि आप जानते हैं कि छत्र और ज्ञ जो होता है, और इसमें एक और होता है आपका स्र, यानी जो स्र भी होता है इसमें, आप ये इसको ऐड कर लीजिए। स्र होता है, ये जो चारों वर्ण होते हैं ये दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं इसको। अब बात पड़ती है उसमें व्यंजन क्या होता है, तो उसमें व्यंजन हम किसे कहते हैं? तो आपका स, बड़ा स, मूर्धन्य स और ह, ये जो चार अक्षर होते हैं आपके वर्ण होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उष्म व्यंजक, उष्म व्यंजक कहते हैं। इसमें से अगर आप केवल 3 स यानी कि स को लेते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजक भी कहा जाता है। ठीक है। अब तवर्गी किसे कहते हैं? तो त थ द ध न को हम लोग तवर्गी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, पुस्तक कौन सा शब्द है? आपके ऑप्शन है तत्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। इसमें देखिए हम इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका तत्सम। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तत्सम। देखिए, तत्भव कहेंगे किसे कहते हैं हम लोग? जो संस्कृत के शब्द हम हिंदी व्याकरण में यूज कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई हो उसे हम तत्भव कहते हैं। तत्सम यानी कि संस्कृत का जो शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में यूज किया जाता है उसे तत्सम कहते हैं। किसी भी शब्द के उत्पत्ति का जब पता ही नहीं चलता उसे क्या कहते हैं हम लोग? देशज। जिस शब्द की उत्पत्ति विदेश में हुई उसे क्या कहते हैं? विदेशज। सॉरी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाक कौन सा शब्द है? आपके ऑप्शन है यौगिक, ऋण, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऋण शब्द, यानी कि जो आपके नाक हो गए, जल हो गया, आँख हो गया, ठीक है, ये शब्द यानी कि जिसमें टुकड़े ना हो वो सब ऋण शब्द के अंतर्गत आते हैं। यौगिक यानी जिन शब्दों में संधि हो जाती है और उसके सार्थक अर्थ निकलते हैं उसे यौगिक कहते हैं। योग ऋण किसे कहेंगे? जिन शब्दों के सार्थक अर्थ न निकले, यानी कि जो टुकड़े हो, यानी जिसमें संधि हो, संधि या प्लस के इधर दोनों साइड का जो अर्थ न निकले, जुड़ने के बाद अर्थ को प्रकट करे, उसे हम क्या कहते हैं? योग ऋण कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सोना कौन सा संज्ञा है? देखिए, यहाँ पे आपको नींद के सोने वाली बात नहीं की गई है, कहीं ना कहीं ये मेटल की बात कर रहा है, यानी कि धातु की बात कर रहा है। तो धातु किसमें होती हैं? धातु एक प्रकार का द्रव्य है। तो इसमें आपको ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा, इस प्रश्न का सही आंसर यानी सी हो जाएगा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जितनी भी धातु हैं सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन आपके हैं शब्द, व्यंजक, स्वर और वर्ण। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा आपका वर्ण हो जाता है। ठीक है। इसके पहले मित्र जो भाषा की सबसे छोटी इकाई को माना जाता था वो आपका ध्वनि को माना जाता था, लेकिन अब ध्वनि को नहीं माना जाता, क्योंकि ध्वनि एक सांकेतिक रूप होती है, लिखित रूप इसका नहीं होता है, इसलिए वर्ण को माना जाता है। चलते हैं अगले तरफ प्रश्न की तरफ। शांत रस का स्थायी भाव होता है, क्या होता है? ठीक है। आपके ऑप्शन है वैराग्य, क्षमा, दया या निर्वेद। तो इस प्रश्न का सही आंसर अब कौन सा हो जाएगा? तो इसका शांत रस का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा निर्वेद।
शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो निर्वेद होता है। और जो शांत रस होता है ये मित्रों 9वें प्रकार का ये रस है। और रस के जो आपके जनक हैं उनको आप क्या कहते हैं? तो भरत मुनि कहते हैं। याद रखिएगा, रस के जो जनक हैं कौन कहते हैं? भरत मुनि कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जहाँ शब्दों की आवृत्ति किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? याद रखिएगा, यहाँ से अलंकार से जो है कि प्रश्न पूछे गए हैं। तो शब्दों की यानी कि शब्द से चमत्कार उत्पन्न होगा, यानी शब्द एक ही होगा लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होंगे। तो श्लेष में शब्द के जो है कि क्या बोलते हैं, हाँ, शब्द में क्या, श्लेष में क्या होता है कि जो आपके वर्णों की आवृत्ति होती है ना कि शब्दों की, ठीक है, या उसमें चिपके रहते हैं आपके अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार के अंतर्गत आता है। आपने याद किया होगा, बचपन में हमने बहुत बार इसको याद किया है। कनक कनकते सौ गुने मादकता अधिकार। इसमें शब्द एक ही है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तेंदुआ कौन सा शब्द है? याद रखिएगा, तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज, विदेशक, तत्सम या इनमें से कोई नहीं। जो तेंदुआ शब्द है आपका, ये आपका है देशज है। इसकी उत्पत्ति का कोई अता पता नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोल विशेषण है, अब कौन सा है? सर्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं आप इनमें से कौन सा आंसर की तरफ आप लोग जाना चाहेंगे? अगर आप ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं तो सही जा रहे हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? गुणवाचक। जैसे किसी का चेहरा गोल है तो उसकी विशेषता है, रोटी गोल है उसकी विशेषता है। तो ये गुण को दर्शा रहा है, इसलिए क्या कहेंगे इसको हम लोग? गुणवाचक विशेषण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंद्र शब्द का स्त्री रूप क्या है? आपके ऑप्शन है इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी, इंद्राणी। ठीक है, ध्यान से देखिए क्योंकि इस प्रश्न का अक्सर जो है कि आंसर गलत करके चले जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका इंद्राणी नहीं होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा इंद्रानी। इंद्र की रानी को इंद्राणी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है पियासा का तत्सम रूप है। आपके ऑप्शन है प्यासा, पीपासा, पियास या पयास। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, पयास सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, शुद्ध शब्द ही नहीं है। पयास क्या होता है? पियास हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में लोग पियास बोल देते हैं, गांव घर की भाषा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्यास होता है या प्यासा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका 13 नंबर का है तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? ये काल से प्रश्न पूछा गया है कि तुम जा रहे हो कौन सा काल है? वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है या इनमें से कोई नहीं। देखिए, वर्तमान काल यानी जो प्रेजेंट में हो रहा होता है, जैसे कोई पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो ये सब वर्तमान की चीज़ें हैं। भूतकाल मतलब वो चला गया, ठीक है ना, तो चीज़ें क्या है? भविष्य काल मतलब वो आएगा, वो जाएगा। लेकिन तुम जा रहे हो, कहीं ना कहीं ये आंखों देखा हाल चल रहा है, आंखों देखी हाल को ये बताया जा रहा है। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्तमान काल यानी प्रेजेंट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन आपके हैं 2, 4, 6 या 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा आपका 6 प्रकार के आपके समास होते हैं। 6 के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। बाकी 7वां और 8वां प्रकार के समास का भी जन्म नहीं हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है?
तो इसमें अब तत्सम नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो भवन, आयुध, प्राध्यापक, आँख, ठीक है। तो भवन होता है, आयुध भी होता है, प्राध्यापक भी होता है, ये सब क्या होते हैं, तत्सम है, लेकिन नहीं पूछा है। देखिए गलतियाँ होती हैं कि हम प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते और ऑप्शन को पूरा नहीं पढ़ते हैं। हमको दिखता है पहले ही, हम नहीं तक जाते ही नहीं है, तत्सम तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, आँख। आँख आपका तत्सम नहीं है, तत्भव है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, नवयुवक कौन सा समास है। प्रश्न नंबर 16 है, नवयुवक कौन सा समास है। कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है या द्विगु है। नया युवक है। देखिए समास को एक अच्छे तरीके से समझने के लिए समास को तोड़ दीजिए। नहीं टूटता है तो आप ज़बरदस्ती तोड़ दीजिए, लेकिन बिना तोड़े आप समास को ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए नया युवक यानी नवयुवक का मतलब नया युवक यानी कि विशेषण की बात किया हुआ है, यानी कि विशेषता को दर्शा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर यानी विशेषण किस में होता है, कर्मधारय में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय, ठीक है। इसमें आपका बहुव्रीहि क्या होते हैं, बहुव्रीहि जो क्या करते हैं, अन्य पद होते हैं, प्रधान होते हैं, उसे बहुव्रीहि कहते हैं। जिसमें आपका द्वंद्व, जैसे रात दिन, जिसमें योजक चिन्ह होता है आपका द्वंद्व होता है। द्विगु जिसमें संख्या का बोध होता है आपका द्विगु समास होता है। सिंपल तरीका है, बस तोड़कर चीज़ों को समझ सकते हैं आप। चलते हैं आगे। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है, निषेध वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है या आज्ञावाचक वाक्य है या संकेतवाचक वाक्य। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आज्ञा की बात भी नहीं कर रहा है, संकेत भी नहीं कर रहा है। संकेत किसे कहेंगे, जब पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है वो संकेत करता है। लेकिन यहाँ पर सीधा मना कर रहा है, यानी कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं आज नहीं खाऊंगा, मैं आज नहीं खेलूंगा, मतलब निषेध वाली बात चल रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है। विस्मयादि बोधक पहला ऑप्शन है आपका, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। तभी आपने देखा था निषेधवाचक, आपने देखा हो तो ये तो कतई नहीं होगा, विस्मय की बात ही नहीं है, संशय में कोई व्यक्ति है ये नहीं है। और उसके बाद आज्ञावाचक की बात नहीं है, कोई ऑर्डर भी नहीं दे रहा है। तो कहीं हमने बताया था कि जब पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या करता है, निर्भर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य। यदि देखिए सेंटेंस क्या है, यदि तुम, तो इस प्रश्न का देखिए पहले हम समझ लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संकेतवाचक वाक्य है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। मैं कौन सा इसमें क्या करते हैं वाक्य है, तो संकेतवाचक। जैसे कहा जाता है कि तुम कहो तो मैं चलूं, ठीक है। तुम पढ़ोगे तो पास होगे, मतलब नहीं पढ़ोगे तो नहीं पास होगे। इसमें थोड़ा सा निर्भर है कि नहीं, पहले वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य पे क्या करती है, निर्भर कर रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता क्या कहलाता है, ठीक है ना। देखिए इसका तो आप लोग एकदम आराम से आंसर दें, क्योंकि इसकी जो चर्चा हो चुकी है, यानी कि जिसकी उत्पत्ति का अता पता ना उसे क्या कौन सा शब्द कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका देशज शब्द कहते हैं। संकर शब्द क्या कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द। यानी कि दो प्रकार के शब्द, मान लीजिए अंग्रेजी एक हो गया और हिंदी हो गया, दोनों से मिल, जैसे रेलगाड़ी हो गया, रेलगाड़ी, ठीक है ना। ये सब दो शब्द मिले ना दो प्रकार के, तो आपके संकर शब्द होते हैं। देशज शब्द यानी कि जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चल रहा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, देशज। जैसे आपका ठक ठक हो गया, फक फक हो गया, टर टर हो गया, मतलब ऐसी उत्पत्ति हो गई, अब हम लोग उसका यूज करने लगे, लेकिन उत्पत्ति का पता नहीं चला कि कहाँ से उसकी उत्पत्ति, स्रोत क्या है इसकी। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, इसमें आप ढूंढिए कंठ ध्वनि कौन सी है। तो ऑप्शन आपके क ख, यानी क ख, य र ल, च छ और ट और है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका क और ख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रस भरा कौन सा
तत्पुरुष समास है। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। तो हमने क्या बताया था कि जब भी अब समास की बात आए तोड़िए आप। रस भरा का मतलब क्या समझे आप, रस से भरा, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे बात फंसी हुई है, समझते हैं कहाँ पर बात फंसती है। देखिए इसमें आपके दिए कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो जो से शब्द आता है वो आपके अपादान में भी आता है, ठीक है, और से शब्द और कहाँ पर आता है, करण में भी आता है। तो ये अब रस से भरा है, करण है, तो कर्ण तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये आ जाता है, क्योंकि अलगाव वाली बात ही नहीं। जब अलगाव के अर्थ में आता है तो आपका अपादान हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यथासंभव में कौन सा समास होगा। याद रखिए 22 नंबर प्रश्न है, यथासंभव में कौन सा समास होगा। तो द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या कर्मधारय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका अव्ययी भाव समास। याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में, कई एग्जामों में ये देखा गया है प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह पूछा गया है। इसमें आपके पहला प्रश्न है वायु सखा, हुतासन, विभासु, विप थगा। ये आपके 4 ऑप्शन आपके सामने दिखे हुए हैं और ये काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न के अंतर्गत आता है। तो आप आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह पूछा है। जहाँ पर अगर ऊपर के 3 आपको देखा जाए, यानी वायु सखा है, हुतासन है और विभावसु है, ये सब क्या हैं, ये सब आग के पर्यायवाची हैं। लेकिन बीप थगा जो होता है ना, ये सरिता का पर्यायवाची है। सरिता बोले तो नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बीप थगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी 24 नंबर पर। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं, कौन से हैं, बस इतना प्रश्न पूछा गया। अ आ इ उ औ अंग अ। तो अयोगवाह यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका अंग अ, यानी कि 2 ही होते हैं अयोगवाह, अंग और अ। तो ये आपके 2 इसके सही होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीड़ा पाड़ी कौन सा समास है। याद रखिए ईश्वरीय शक्ति से प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आपके पहले ऑप्शन है कर्ण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास, ठीक है। तो बीड़ा पाणी का अर्थ मतलब बीड़ा को धारण करने वाली बात है, ठीक है ना। तो बीड़ा को धारण करने वाली कौन सी माता होती हैं, तो आपके सरस्वती माँ होती हैं। तो इसमें आप देखेंगे बीड़ा पाणी का अर्थ अलग निकल रहा है, यानी कि अन्य पद प्रधान हो रहे हैं। तो जिसमें अन्य पद की प्राथमिकता होती है वो कौन सा आपके समास के अंतर्गत आता है, तो आपका बहुब्रीहि समास। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। ईर्ष्या, इसमें तो सभी लोग कर जाएंगे। ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद और नक्षत्र। तो इसमें आप तो साफ साफ आंसर दिख रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, नक्षत्र होता है। नक्षत्र आपका इस प्रकार नहीं लिखा जाता। नक्षत्र आपका जो लिखा जाता है वो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपका शुद्ध होता है नक्षत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति होता है। देखिए प्रश्न को पूरा पढ़ना है और आपके ऑप्शन को भी क्या करना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो पहला आपका भक्ति रस, श्रृंगार रस। भक्ति और श्रृंगार रस इनमें से कोई नहीं। देखिए वैसे देखा जाए तो जो आपके रस हैं, रस का जो आपका स्थायी भाव रति किसका होता है, तो आपका श्रृंगार रस का होता है। इसका मतलब था प्रेम। तो प्रेम तो भाई कई प्रकार के हो सकते हैं। भक्ति भी एक प्रकार का प्रेम है, जैसे मीरा का प्रेम कृष्ण जी के लिए, गोपियों का प्रेम कृष्ण जी के लिए, अलग अलग प्रेम है। तो जो मीरा का प्रेम है वो आपका भक्ति रस है,
ठीक है ना, लेकिन है तो प्रेम ना। तो ये दोनों जो ऑप्शन है क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन किसको लॉक कर देंगे हम लोग, भक्ति और श्रृंगार रस, ये दोनों का ही क्या होता है, रति होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28 नंबर का प्रश्न है, श्लेष अलंकार अलंकार होता है कौन सा? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इनमें से कोई नहीं। वैसे देखा जाए मित्रों, जो मुख्य रूप से अलंकार दो ही होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार मतलब समझते हैं बात को, शब्दालंकार यानी कि जिस वाक्य में शब्दों के चमत्कार से चमत्कार उत्पन्न हो, यानी कि शब्दों से क्या हो, चमत्कार उत्पन्न हो, से क्या कहेंगे, शब्दालंकार। और जिस वाक्य में अर्थों से क्या हो, चमत्कार उत्पन्न हो, से क्या कहेंगे, और अर्थालंकार होते हैं। देखिए अलंकार का जो आपका संधि होता है ना, अलंकार को अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है अलम, अलम धनकार। ठीक है ना, अलम का मतलब होता है आभूषण। तो वाक्य की शोभा बढ़ाने वाला काम करते हैं आपके अलंकार। तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा आपका शब्दा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। उभय अलंकार जो मित्रों होता है, ये दोनों के मिलने से बनता है, इसलिए इसको उभय अलंकार कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है? तो देखिए स्त्रीलिंग जो होता है ना, उसको पढ़कर भी आप आंसर को दे सकते हैं। हलवाई, ईसाई, कसाई और सफाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सफाई, क्योंकि सफाई की जाती है, की जाता नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न होगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनो। ठीक है, पड़ोसी, गोधुन, बहू और शहीद। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, गोधुन होता है। गोधुन जो होता है किसका होता है, तत्सम है तो आपका गेहूं का है, याद रखिएगा। गेहूं का तत्सम रूप क्या होता है, गोधुन होता है। तो ये 30 प्रश्न फटाफट तरीके से आपको करा दिए गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और क्या करना है आपको, सब्सक्राइब कर देना है, हमसे जुड़ जाइए। और ऐसे ही आपको और टॉपिक चाहिए तो हमें कमेंट सेशन में अपने मैसेज को छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।